आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। नमस्ते, नक्की कहती गोले की कहानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में वन क्षेत्र अब 21% है और देश के कुल थलीय क्षेत्र का करीब 5% संरक्षित क्षेत्र है। दुनिया की 8% जैव विविधता भारत में है, जिसमें अनेक प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 15 थलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय पारिस्थितिक का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन के ऊपर कार्य करता है। माउंट आबू का नक्की झील बड़ा ही खूबसूरत और शीतल है, पर कुछ चीजें हैं जो उसे परेशान करती है। वैसे तो नक्की कुछ कहती नहीं है, लेकिन अब उसने ठान ली है प्रकृति की रक्षा करने की और अपनी आवाज़ इंसानों तक पहुंचाने की, और इसीलिए वो ढूंढ लाती है ऐसे दोस्तों को जो पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज नक्की क्या कह रही है और किसकी कहानी हमें सुनाती है। सांप आ गया, सांप आ गया, अरे सांप आ गया। तुमने सुना है कि चिंटू भैया तो यूं ही पकड़ लेते हैं सांपों को। अरे मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो भाग के पापा को बुला लेता हूँ। फिर क्या, पापा तो लकड़ी लेके आते हैं सांप को मारने के लिए। अरे अरे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वे हमारे दोस्त हैं। मेरी मम्मी तो चिंटू भैया को कॉल कर लेती हैं और वे तुरंत पहुँच जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। है कौन ये चिंटू? अपना चिंटू हुआ क्या? ओह हेलो हेलो कैप्टन कोबरा, ऐसे फ्रीली कैसे घूम रहे हो पूरे झुंड को लेकर? डर नहीं लग रहा क्या? डर किस बात का, हमारा स्नेक चैंप जो है। अच्छा, है कौन ये? कई दिनों से सुन रही हूँ उसकी गाथा। रेडियो वालों को पता होगा। आरजे शुभा को बोलती हूँ, चिंटू जी से बात करवाएगी। क्यों नहीं नक्की, चलो बात कराते हैं हमारे स्नेक चैंप से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ चिंटू यादव जी हैं जो स्नेक चैंप है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। चिंटू यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्की कहती गोले की कहानी में। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपको मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। हमने आपका नाम रखा है स्नेक चैंप क्योंकि आप चैंपियन हो। जी, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी आप बहुत कार्य कर रहे हैं। तो कब से ये कार्य कर रहे हैं आप? जी ये मैं 2005 से कर रहा हूँ। आज मुझे लगभग 15 साल होने आया है इस कार्य को करते करते। लगभग 15 साल, मतलब आप बचपन से ये कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। तो कैसे पकड़ते हैं आप सांप, मतलब तरीके क्या है? तो मुझे ऐसा होता है कि जैसे मैं सांप को कहीं पे भी रेस्क्यू करने जाता हूँ, कहीं घर पे किसी के, तो मैं उन्हें देख के उन्हें महसूस कर लेता हूँ कि वो मुझे बाइट करेगा या नहीं करेगा। अगर वो एग्रेसिव रहता है तो मैं उसे हुक या टोंग के सारे उसे आसानी से उठाता हूँ आराम सेफली, और उन्हें एक डब्बे में रख के, या फिर उनके लिए मैंने एक सूती कपड़े की थैली बनवा रखी है। अगर नॉन पॉइजनस है तो हम उसे थैली में रखते हैं, और अगर कोई पॉइजनस है तो हम उसे डब्बे में रेस्क्यू करके और फिर जंगल के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई भी गार्ड के साथ में जाके हम रिलीज करके आते हैं। और सबसे जो इसका तरीका होता है जो रेस्क्यू करने का, या तो हमारे पास एक तो या तो हुक होना चाहिए, स्नेक हुक आता है जो, या फिर टोंग होनी चाहिए। और टोंग में भी दो प्रकार की आती है। एक आती है पतली, जिससे अगर स्नेक को हम पकड़ते तो उससे नुकसान पहुंच सकता है, और एक आती जो आगे पतला, जो उसका पकड़ने का जो भाग होता है वो चपटा होता है, जो सबसे बेस्ट रहता है वो पकड़ने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा अपना जितना दबाओगे उतना कम दबेगा, और जितना उसको दबना चाहिए सांप को वो उतना ही दबाता है हुक जी। और जो मैंने देखा है अभी कई लोग, अभी किसी को नॉलेज नहीं है बट फिर भी वो हुक लेके और उन्हें पकड़ के दबाना, यानी उनको नुकसान पहुंचाना, तो ये चीज थोड़ी रुकनी भी चाहिए एक तरीके से। जी। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? मैं बचपन से ये देखता आ रहा था, हद से ज्यादा लोग मारते थे सांपों को, और वो मुझसे देखा नहीं जाता था, और मैं उन्हें घायल अवस्था में लेके उसे जाके, भले उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट उठा के उसे घर की दवाई या ट्यूब लगा देना, बट वो एक नाजुक होता है सांप, तो फिर भी मैं यानी इन चीजों में ज्यादा खो गया कि मुझे अब इन्हें बचाना है। तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे इन चीजों में आया और इन्हें बचाने लगा। फिर मैं 2007 से बेयर रिसर्च पे कुछ WII से आए हुए थे, 5 साल उसका प्रोजेक्ट चला था 2012 तक। तो उनके पास में रहा, तो उनके पास से मेरे को काफी इनके बारे में ज्यादा नॉलेज हुई,
और सांपों के बारे में ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पता चलने लग गया कि हाँ भाई इतनी प्रजाति के सांप होते हैं और ये पॉइजनस होते हैं, ये नॉन पॉइजनस होते हैं। ऐसे करके थोड़ा मुझे नॉलेज हुआ। उसके बाद से मैं खुद ही अपना कार्य करता रहा, इसको आगे बढ़ाता रहा। जी, तो आप सांपों के अलावा और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं माउंट आबू में, क्या उनके प्रोटेक्शन के लिए भी आप काम करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मंकी हो गया, जैसे कई बार गाड़ी की चपेट में आ जाना, कहीं आपने देखा होगा आप रोड के रास्ते में अपने जब भी चढ़ते तो वहाँ पे काफी टूरिस्ट लोग जैसे उनको बिस्किट्स या कुछ ऐसा डाल देते हैं, तो वो रोड के बीच में डालते तो कई बार गाड़ी वाड़ी स्पीड से आती तो उनका हाथ या ऐसा कई घायल हो जाते, पूंछ आ जाना या और हाथ का भी घायल हो जाते तो वो चल नहीं पाते, तो हम उनके लिए भी करते हैं वैसा। और जैसे माउंट आबू के अंदर भालू बेर ज्यादा है, कई लोग उनको पत्थर मारना या डंडे मारना, ऐसा भगाना, उनके पीछे भागना, तो ये चीजों को भी हम काफी रोक टोक कर रहे हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि एनिमल्स से दूर रहना चाहिए। वो हमसे ज्यादा डरते हैं, जितना हम डरते हैं उनसे ज्यादा वो डरते हैं, तो वो हमारे पास नहीं आना चाहते, बट हमें भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो ये चीजें कई हम उन्हें समझाते हैं इनके बारे में। जी, और कुछ हेल्प मिलती है आपको प्रशासन से या अन्य जो NGOs हैं, डिपार्टमेंट से? जैसे हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे मान लो कभी कोई बड़ा रेस्क्यू हो या कुछ हो तो हेल्पर जो करते हैं वन्य जीव प्रेमी हम लोग, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से DFO सर की तरफ से परमिशन लेना होता है इसके रेस्क्यू करने के लिए, और वो हमें परमिशन भी देते हैं। और प्लस जैसे मान लो कभी कोई साधन की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई बड़ा एनिमल हमने रेस्क्यू किया, अगर उसके लिए हमको गाड़ी की सुविधा चाहिए या फिर ट्रीटमेंट, तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये सुविधा मिलती है। तो आगे माउंट आबू के वन्य जीवों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास अभी कोई घायल एनिमल्स आ जाता है तो उसे रखने के लिए या प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमें ये कई ऐसी सुविधा करवाए, हमें गवर्नमेंट या NGO की तरफ से कुछ ऐसा मिले सुविधा, जो हम कोई भी घायल एनिमल्स आए या कोई भी ऐसा जिसे हम वहाँ रख के उनका ट्रीटमेंट करे, इलाज करे, उन्हें सही करके फिर जंगल में रिलीज करे, तो ऐसा कुछ चाहते हैं हम। जी, तो बहुत अच्छी बात है, आप ये कार्य कर रहे हैं और ये कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, युवा जो अभी इस वक्त सुन रहा है आपको, माउंट आबू के युवा, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ सभी युवाओं से कि अगर आप एनिमल्स लवर हो और ये करना चाहते हैं अगर ये कार्य, तो आप इससे सबसे पहले आप नॉलेज ले सकते हो, और अगर ये करना चाहते हैं तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संपर्क में रहकर उनसे इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए नक्की कहती गोले की कहानी प्रोग्राम में। और आज आपसे बात करके नक्की भी बहुत खुश हो रही होंगी और सभी श्रोता भी सुन करके बहुत ही प्रेरणा ले रहे हैं आपसे। बहुत धन्यवाद। अरे आरजे शुभा, ये तो वही चिंटुआ है जो बचपन से मेरे इर्द गिर्द घूमता था। जानवरों से तो बहुत प्यार है उसे। कितना बड़ा हो गया है ऋतु। बिल्कुल नक्की, सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है, बड़े बड़े काम भी कर रहा है हमारे पर्यावरण के लिए। तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो चिंटू, नक्की का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो नक्की, अब हमें हमारे एक्सपर्ट जी से जान लेना चाहिए सतत विकास और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में भी कुछ नियम। बिल्कुल शुभा, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। तो चलते हैं IAFS ऑफिसर श्रीमान गौरव गर्ग जी के पास। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर नक्की कहती गोले की कहानी इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम जल जमीन जंगल की बात करें या आसपास के एनवायरमेंट की बात करें तो उसकी जो सुरक्षा है वो हमारे हाथ में है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी है क्या और इसका कुछ एक्ट है क्या? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि एक्चुअली लोगों का ये मानना होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं, वन्य जीव हैं, उसके अंदर हम लोग हमेशा ही, आपने गौर किया होगा इस बात पर कि हाथी के बारे में, लेपर्ड, टाइगर, इन सब की बातें तो सब करते हैं। बट सबसे अनोखी चीज ये है कि अपने भारत के अंदर बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु से लेके, मतलब जिसके अंदर फंजाई, बैक्टीरिया, बहुत सारे इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाईज, इस तरह के अनन्य, मतलब मिलियंस के अंदर हमारे जो है अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। और जितनी उनके अंदर अलग अलग अनेकताएं होती हैं, उतनी ही उनके अंदर जो खूबियां हैं उनको यूज करके बहुत सारे बाहर के देश जो हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, जबकि हम भारतीय होते हुए भी अपने इस खजाने के बारे में मालूम नहीं होता।
तो इसी के संदर्भ में एक 1992 के अंदर आप लोगों को ध्यान होगा रियो डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरनमेंट से संबंधित। तब ये मुद्दा उठा था कि जैसे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी ये संपदा है वन्य जीवों की, जितने भी विकासशील देश है इसमें रहती है, तो वहाँ पर अमूमन देखा यह गया है कि जितने भी विकसित देश हैं उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर आकर उसका फायदा तो उठा लेती हैं, लेकिन उसका उचित जो बेनिफिट है वो वहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिल पाता। तो इस संदर्भ में एक फैसला किया गया था कि इस तरह का एक कानून बनाया जाए, जो लोग पार्टी थे उस कन्वेंशन के, रियो डिक्लेरेशन में CBD के नाम से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से ये कन्वेंशन होती है, हर साल इसकी मीटिंग होती है। तो उसी के अंतर्गत भारत ने भी एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 पारित किया था, जिसके अंदर की हमने इसी मुद्दे का ख्याल रखते हुए खास करके हमारे जितने भी लोकल लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि उनके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे कि हम कह देते हैं कि हमारे तुलसी के पौधे से खांसी जुकाम अगर सही होता है, तो ये जो नॉलेज है ये कोई बाहर का देश आके, कोई बाहर के लोग आकर उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन बिना हमारी सरकार की इजाजत के और बिना हमारी जो लोकल कम्युनिटी है जो उस फायदे से जुड़ी हुई हैं उनको उचित फायदा दिए बिना उसका मिसयूज ना कर पाए। तो इस एक्ट के अंदर अलग अलग प्रावधान है उसी से संबंधित। साथ ही नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाए गए हैं, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। तो बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन मिले, साथ ही लोकल लोगों को उस बायोडाइवर्सिटी से जो फायदा मिल सकता है वो मिले। जी सर, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में और सिरोही के आसपास भी बहुत सारे प्रजातियां हम देख रहे हैं वन्य जीवों की। तो क्या आप कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी वो लुप्त हो रहे हैं, खतरे में हैं? खतरे में देखिए कि हम इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं, सिरोही जिले के जितने भी लोग हैं, कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध जिलों में वन एवं वन्य जीव जितनी संपदा है उसके अंदर समृद्ध जिलों के अंदर सिरोही का नंबर आता है, जिसके अंदर की बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया भी है और जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर बहुत सारी प्रजातियां एक साथ ही पाई जाती हैं। इनफैक्ट राजस्थान का इकलौता जिला है जहाँ पर मतलब सबसे ऊंची जो चोटी है राजस्थान की, माउंट आबू के ऊपर, तो वो भी यहीं पर ही है। कारण बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि उतना ही ज्यादा टूरिज्म प्रेशर है और बहुत सारा मानवीय हस्तक्षेप है, तो जितनी प्रजातियां हैं उनको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्बेंस होती है, जिस वजह से जैसे कि आपको अगर ध्यान होगा जो रिकॉर्ड्स के अंदर बताते हैं कि यहाँ पर एशियाटिक लायन 1870 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था माउंट आबू के आसपास, और लोगों का ये भी कहना है कि 1970 के आसपास तक बंगाल टाइगर वो भी यहाँ पर मतलब पाया जाता था। बट आज की डेट के अंदर आप देखेंगे जैसे कि वो जितना भी हमारा वन विभाग के जितने भी रिकॉर्ड वगैरह रहते हैं उसके अंदर वो नहीं पाया जा रहा है, तो विलुप्त होने की कैटेगरी में आ चुका है। इसके अलावा भी जो यहाँ पर प्राय अपने को वन्य जीव पाए जाते हैं जिसमें इंडियन लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है जिसे आम भाषा में भालू के नाम से जानते हैं आप लोग, सांबर हिरन जो होता है, वाइल्ड बोर जो जंगली सुअर है, चिंकारा, चीतल, इस टाइप के जो भी मतलब जो छोटे वन्य जीव हैं, इसी तरीके से कुछ जंगली बिल्लियां जिनको जंगल कैट, स्मॉल इंडियन सिवेट, इस तरह के बहुत सारे वन्य जीव हैं जो यहाँ पर पाए तो जाते हैं। बट अगर हम उनका संरक्षण सही तरीके से ना करें और उन्हें पूरा समर्थन ना दें तो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, बिकॉज वन्य जीव बड़े ही संवेदनशील होते हैं अपनी हैबिटेट को लेकर जहाँ पर वो रहते हैं, साथ ही डिस्टर्बेंस को लेकर कि उनको किस तरह की डिस्टर्बेंस हो रही है। वो डिस्टर्बेंस लाइट की हो सकती है, साउंड की हो सकती है, और बार बार कोई वहां से गुजरता है उसकी हो सकती है। तो जहाँ पर वो अपने अंडे या जहाँ पर अपने नवजात उनको जन्म देते हैं उनको डिस्टर्बेंस हो, उससे भी इनकी प्रजातियों में फर्क पड़ता है। तो इन सब प्रजातियों को हमें चाहिए कि वन विभाग के साथ मिलते हुए और जितनी भी लोकल संस्थाएं उनके साथ समन्वय बनाते हुए हम सब इनके संरक्षण का प्रयास करें। जी सर। अब जैसे माउंट आबू पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो क्या उनके लिए कोई नियम है? जी 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 बिल्कुल, मतलब आपने बहुत सही बात पकड़ी। इनफैक्ट राजस्थान के अंदर हमने इसी साल अपनी इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे जारी किया है। तो इसके अंदर वही है कि राजस्थान के अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि एक तरीके से बड़ा सौभाग्य अपना कि बहुत सारे पर्यटक ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं, और हमारे पास अलग अलग मतलब कल्चरल टूरिज्म करने का स्कोप है। इको टूरिज्म के अंदर जो भी वन एवं वन्य संपदाएं हैं, जो भी सैंचुरी एरियाज हैं, जो भी वन के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कैसे लोकल लोगों को जोड़ा जाए, जो आने वाले पर्यटक हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए, उन्हें यहाँ की जितनी विविधताएं हैं उनके बारे में बताया जाए, और साथ ही साथ जितने भी लोकल लोग हैं जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं और जो जाने अनजाने में अपनी इन धरोहर संपदाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इको टूरिज्म पॉलिसी जो जारी की गई है उसका उद्देश्य यही है कि
कि लोकल लोगों को हम इस तरीके से जागरूक एवं ट्रेन करें कि वो आने वाले पर्यटकों को जितनी भी इस तरह के पर्यटन से संबंधित सुविधाएं हैं वो दे पाए। यह ध्यान में रखते हुए कि इस पूरी प्रक्रिया में वन्य जीवों एवं जितने भी हमारे जंगलात हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए इस संदर्भ में बहुत सारा मतलब आने वाले समय में अच्छा कार्य होने की अपेक्षा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं हमारे जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उसके बारे में हम विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। जी सर, तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जैसे आपने कहा कि लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करना है और जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है, तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और क्यों बचाना चाहिए वाइल्ड लाइफ को? इसमें देखिए, अगर हम बेसिक कानूनन बात करें तो हमारा जो संविधान है जिससे पूरा देश चलता है उसके अंदर ही, अगर आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट की भी इस संदर्भ में एक जजमेंट आई थी कि जितने भी हमारे जैसे एक आर्टिकल 48A है, 48A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर की स्टेट की नैतिक जिम्मेदारी तय की गई है कि उसे जितने भी जंगलात हैं, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, इस टाइप से जितनी भी हमारी स्टेट की पॉलिसीज रहेंगी वो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। इसके साथ ही आपको ध्यान होगा एक आर्टिकल 51A जिसके अंदर की फंडामेंटल ड्यूटीज तय की जाती है हर भारतीय नागरिक की। उसके अंदर एक जो 11वीं ड्यूटी थी G नंबर पर, उसके अंदर हर सिटीजन की एक जिम्मेदारी तय की गई थी कि वो भी अपनी जितनी भी आसपास की एनवायरनमेंट है जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, उनको बचाने का प्रयत्न करेंगे एवं जितने वन्य जीव हैं उनके प्रति संवेदना रखेंगे। इसी तरीके से समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी ही फेमस जजमेंट थी, अगर आपको ध्यान हो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस A नागराजा 2014 के अंदर जालिकाट्टू एक प्रथा थी तमिलनाडु की, जहाँ पर जिसको आप ये समझिए जैसे बुल रेसिंग टाइप की प्रथा होती है, उस टाइप की एक बुल रेसिंग कराई जाती थी जिससे बैन लगाया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया था। एंड साथ ही बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई है जिसके अंदर की आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि हमें जैसे अधिकार हम अपने इंसानों को देते हैं वैसे ही जो वन्य जीव हैं उनको भी दिए जाने चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लीगल पहलू तो हैं ही। इसके अलावा अपने पर्सनल लेवल पर भी अगर हम ये चीज समझते हैं कि जो पर्यावरण, जीव जंतु और वन संपदा का फायदा हम लोग उठा पा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो आने वाली जनरेशन भी हमारी उठाएं, और चाहने से ज्यादा हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो फायदा हमें मिल रहा है आज पर्यावरण का, जैसे साफ पानी, साफ हवा से लेके जितने भी अनन्य फायदे अपने को पर्यावरण से मिलते हैं, वो अगर हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन को भी मिले तो उसके लिए हमें इसे बचाने के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। तो ये मतलब जिम्मेदारी से ज्यादा एक मजबूरी बन जाता है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले हमारे बच्चे जो और जनरेशन हैं वो खुश रहें, अच्छे से रहें, बिना बीमारियों के रहें, एक साफ वातावरण में रहें, तो इसको हमें करना ही होगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं तक ये मैसेज पहुंचाया है कि क्यों जरूरी है हमें वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है। जो यूथ और बच्चे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे इस वक्त, जरूर उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे और भी प्रेरणाएं हम समाज तक आपके द्वारा पहुंचाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे इस सत्र में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ लोग जरूर प्रेरित होंगे और हम सबका हाथ बढ़ाएंगे हमारी जितने वन्य जीव हैं, जितनी हमारी राष्ट्रीय संपदा है, उनकी रक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, समय हो गया है इस कार्यक्रम से अनुमति लेने का। जाने से पहले आपसे ये बात करना चाहेंगे कि जैसे हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो उनसे पता चला कि सांप हमारे इस इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी हैं। इसीलिए क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों और चूहों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। किसानों के वे दोस्त भी हैं। अगर सांप नहीं होते हैं तो सच्चाई ये है कि हम कीटों और चूहों से परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों, सांप तभी आक्रामक होते हैं जब उनके साथ छेड़छाड़ किया जाए या हमला किया जाए। वो आक्रमण करने की जगह भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसे में कोई सांप आपके घर के अंदर आ जाए तो क्या करें? तो उसके लिए आपको ये करना होगा, जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिट्टी, तेल या फिर फिनाइल छिड़क सकते हैं और उसकी स्मेल सुनकर सांप खुद ही खुद बाहर निकल जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे कि हेल्पलाइन नंबर्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो नक्की, आज का सवाल क्या है ये भी हमारे श्रोताओं को बताओ। आपको बताना है
आपके अंचल में पाए जाने वाले सांपों के बारे में हमें कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस करके बताएं। हमारा नंबर है 9414151415। यानी कि 9414151415। नक्की कहती गोले की कहानी इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM। नमस्ते। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एसडीजी फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। वन जंगल में झूमे सांप, खेत खेत में घूमे सांप, इधर उधर लहराते सांप, थिरक थिरक मस्ताते सांप। भैया अच्छी नहीं है यह खबर, कम हो रहे हैं सांप जमीन पर। अरे डंडे से ना मारो नर, रखना है हमें इन्हें बचाकर। पर्यावरण को बचाते सांप, प्रकृति संतुलन बनाते सांप, किसान से दोस्ती निभाते सांप, फिर हम क्यों मार गिराते सांप। ठीक नहीं है हिंसा दिखलाना, सांपों को है हमें बचाना। सांप रक्षक को तुरंत बुलाना, सही स्थान पर इन्हें पहुंचाना। धन्यवाद।